Good evening, students. Welcome back to the YouTube channel of ATS. So we have come with the last chapter of the first unit, that is amendment. The chapter is amendment. All right. So we'll start the amendment of the Constitution. The amendment of the Constitution of India is the process of making changes to the nation's fundamental law or the supreme law. ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 में आता है. दूसरी इंपॉर्टेंट बात, द आइडिया ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव डेराइव्ड फ्रॉम द आर्टिकल 368. वी हैव डेराइव्ड इट, जो कॉन्स्टिट्यूशन 368 में आता है अमेंडमेंट, और ये हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है? ये हमने लिया साउथ अफ्रीका से. ठीक है. द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज लेड डाउन इन द पार्ट 20th अंडर आर्टिकल 368. कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट जो है वो पार्ट 20th के अंदर आता है. और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, कौन से आर्टिकल में आता है? 368. अब जो अमेंडमेंट जो प्रोसीजर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इट इज नाइदर फ्लेक्सिबल लाइक ब्रिटेन और नॉट रिजिड लाइक यूएसए. मींस इट्स नॉट आइदर इजी लाइक इन ब्रिटेन एंड नाइदर इट्स टफ like USA. US में it is very difficult to amend its constitution, right? It is a blend, or it is, you can say it is a synthesis of both. Got my point? Second, फिर हम देखेंगे, it states that the parliament may amend the constitution but cannot amend the basic structure of the constitution, जो कि historic case 1973, जो आपको मैं पिछली लेक्चर में पढ़ाया था, when we were ये जो हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की जब बात कर रहे थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि पार्लियामेंट कैन एब्रोगेट एनी फंडामेंटल राइट बट पार्लियामेंट कैन नॉट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. फिर उसके बाद वी हैव लर्न दैट दिस फीचर हैज बीन बोरोड बाय फ्रॉम विच कंट्री? साउथ अफ्रीका. नाउ आर्टिकल 368 जो है वो खुद 2 बार अमेंड हो चुका है. दैट आर्टिकल 368 itself has been amended 2 times. When? In the 24th Constitutional Amendment 1971 and the 42nd Constitutional Amendment 1976. 24th Constitutional Amendment में हुआ था ना कि Parliament can amend any part of the Constitution, ये बोला गया था. फिर President को भी बाउंड कर दिया था कि if Parliament passes any law, the President has to give his assent. फिर उसके बाद 42nd Amendment Act, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया, याद होगा आपको. तो आर्टिकल 368 itself amended 2 times. Very funny thing, isn't it? फिर अब प्रोसीजर क्या है अमेंडमेंट का अंडर आर्टिकल 368, इसको हम जो है अच्छे से डिटेल में समझेंगे. अब देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ बिल. अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखो, ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आने वाली 2 या 3 स्लाइड सबसे इंपॉर्टेंट है. अगर आपने ये इतना गौर से सुन लिया, आपको मैं गारंटी देता हूं इस चैप्टर से रिगार्डिंग या इस टॉपिक से रिगार्डिंग आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा. इस क्लास से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा. ठीक है, ध्यान से समझना है. इंट्रोडक्शन टू द बिल. पार्लियामेंट के अंदर सपोज कीजिए कोई किसी को अमेंडमेंट करना है, तो बिल कौन लेके आएगा? अमेंडमेंट बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. मींस या तो लोकसभा में या राज्यसभा में. मतलब जो अब मुझे ये बताओ कि सवाल मेरा यह है कि अमेंडमेंट जो बिल होता है वो लोकसभा में लाया जाता है या राज्यसभा में लाया जाता है? तो अमेंडमेंट बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द लोकसभा और राज्यसभा बोथ. ये आपसे मैं सवाल पूछूंगा. फिर हु इंट्रोड्यूस, आइदर बाय ए मिनिस्टर और ए प्राइवेट मेंबर. इसको जरूरी नहीं है कि सिर्फ मिनिस्टर ही इंट्रोड्यूस करे, इसको प्राइवेट मेंबर भी कर सकता है. प्राइवेट मेंबर कौन होता है? जो कि कैबिनेट मिनिस्टर ना हो या कोई मिनिस्टर ना हो. अब वो जो प्राइवेट मेंबर है वो हो सकता है अपोजिशन पार्टी का भी हो, रूलिंग पार्टी का भी हो. तो कहने का मतलब जो इंट्रोडक्शन करेगा इस बिल का, वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक जो मिनिस्टर है वही ऐसे बिल को लेके आएगा. क्योंकि ज्यादातर जो बिल्स होते हैं पार्लियामेंट में आपने देखे होंगे वो सिर्फ मिनिस्टर से लेके आते हैं अपने अपने डिपार्टमेंट का. होम मिनिस्ट्री का है
तो होम मिनिस्टर लेके आएगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री का है तो फाइनेंस मिनिस्टर लेके आएगा, पंचायती राज मिनिस्ट्री का है तो पंचायती राज मिनिस्टर लेके आएगा, डिफेंस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है तो डिफेंस मिनिस्टर लेके आएगा, डीओपीटी से रिलेटेड है तो डीओपीटी लेके आएगा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जरूरी नहीं है मिनिस्टर ही लेके आए, वो एक प्राइवेट मेंबर भी लेके आ सकता है। प्राइवेट मेंबर वो होता है जो कि मिनिस्टर नहीं होता, वो रूलिंग पार्टी का भी हो सकता है, वो अपोजिशन पार्टी का भी हो सकता है, ठीक है। प्रेसिडेंट रोल इन द इंट्रोडक्शन बिल, प्रेसिडेंट का क्या रोल होता है इस जब ये बिल इंट्रोड्यूस होता है? द प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू इंट्रोड्यूशन ऑफ द बिल। मतलब पहले जब कोई और बिल लाया जाता है तो पहले प्रेसिडेंट को परमिशन लेनी पड़ती है कि भैया हम ये बिल लाने वाले हैं, ठीक है। लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है प्रेसिडेंट से, इसीलिए तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक यूनिक फीचर है। अगर पहले ही प्रेसिडेंट से ले लेंगे तो फिर इट विल बी वेरी रिजिड टू अमेंड समथिंग, इजंट इट? तो इसीलिए जो प्रेसिडेंट की परमिशन है उसको यहां पे मैंडेटरी नहीं माना गया है व्हाइल इंट्रोड्यूसिंग द बिल। फिर उसके बाद में कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन जब अमेंड होता है तो 3-4 टाइप की मेजोरिटीज होती हैं। कौन कौन सी? स्पेशल मेजोरिटी बाय द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, by the majority of not less than 2/3 of the member of that house present and voting, 50 plus 2/3 present and voting। मतलब जितने हाउस में टोटल लोग प्रेजेंट होंगे उसमें कम से कम 66% लोग जितने प्रेजेंट होंगे, टोटल 545 है, मान लो उस दिन 300 लोग प्रेजेंट हैं तो उस 300 का 2/3 उस दिन वोटिंग जब तक नहीं करेगा वो पास नहीं होगा। किस केस में? स्पेशल मेजोरिटी केस में। फिर उसके बाद में बिल्स इन द हाउस, बोथ हाउसेस नीड टू पास द बिल विद स्पेशल मेजोरिटी। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है तो उसको बोथ हाउसेस से पास करना होता है स्पेशल मेजोरिटी से। जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट उसमें पॉसिबल नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। जॉइंट सिटिंग जो कि आर्टिकल 108 में आती है, जब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लेके आएगा तो उसमें कोई प्रोविजन नहीं है जॉइंट सिटिंग का। तो एग्जामिनर अगर कोई क्वेश्चन पूछे आपसे कि भैया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आया, क्या उसमें जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट हो सकती है? द आंसर वुड बी बिग नो, नहीं हो सकती, ठीक है। फिर उसके बाद में अमेंडिंग द फेडरल प्रोविजन, अगर कोई फेडरल प्रोविजन को अमेंड कर रहा है तो स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाय द लेजिस्लेचर हाफ ऑफ द स्टेट बाय द सिंपल मेजोरिटी। अगर कोई ऐसा बिल है जिसमें वो फेडरल स्ट्रक्चर को, जैसे जीएसटी वाला बिल था, कोई ऐसा बिल है जिसमें स्पेशल मतलब वो फेडरल स्ट्रक्चर को रीडिफाइन कर सकता है, तो ऐसे केस में उनको एक तो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए दैट इज 2/3 प्लस जितने स्टेट है इंडिया में उनमें से आधे स्टेट की सिंपल मेजोरिटी होनी चाहिए। गॉट माय पॉइंट? फिर उसके बाद में रोल ऑफ द प्रेसिडेंट इन असेंटिंग द बिल। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में यह कहा गया था कि 368 provide expressly parliament has power to amend any provision of the constitution. The amendment further made it obligatory for the president to give his assent when a constitution to amendment the bill was presented to him. ठीक है, मतलब राष्ट्रपति को अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आया है तो ऐसे केस में राष्ट्रपति को अपने बिल को असेंट देना ही पड़ेगा, वो विद होल्ड करके पॉकेट वीटो में नहीं डाल सकता उसको, ठीक है, उसको असेंट देना ही पड़ेगा। फिर द रोल ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इन द इंट्रोडक्शन द बिल, स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट इंट्रोड्यूस सच बिल। क्या कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए जो स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं, यूपी की विधानसभा है, राजस्थान की विधानसभा है, बिहार की विधानसभा है, ये इस तरह के कानून ला सकते हैं क्या? नहीं। तो आंसर वुड बी बिग नो। तो ये आपको डाउट्स क्लियर रखने हैं कि स्टेट लेजिस्लेचर बिल को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकती, प्रेसिडेंट को असेंट देना पड़ेगा। फेडरल अगर कोई इस तरह का कोई अमेंडमेंट है जो कि फेडरल स्ट्रक्चर को अमेंड कर रहा है तो उसमें स्पेशल मेजोरिटी होनी चाहिए विद द सिंपल मेजोरिटी ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट्स। फिर उसके बाद कौन से हाउस में ये बिल जो है पास होगा? दोनों हाउस में बिल पास होना चाहिए विद द मेजोरिटी, ठीक है। जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, ऐसे केस में जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है वैसे केस में जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट नहीं हो सकती। फिर अब 3 टाइप की मेजोरिटी होती है, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी एंड स्पेशल मेजोरिटी विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट्स। सिंपल मेजोरिटी में क्या होता है? मेजोरिटी मेंबर ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, दिस इज सिमिलर लाइक ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग प्रोसेस, सच अमेंडमेंट आर नॉट कंसिडर्ड अंडर आर्टिकल, सच अमेंडमेंट्स आर नॉट कंसिडर्ड, मतलब इनको अमेंडमेंट्स कंसिडर नहीं किया जाता जब सिंपल मेजोरिटी होती है। सिंपल मेजोरिटी में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं वो डिस्कस करेंगे। स्पेशल मेजोरिटी में क्या होता है? irrespective of the vacancies and absentees membership of each house more than 50% majority of the 2/3 of the members of present and voting, मतलब irrespective of the vacancies absentee 50% तो
मैंडेटरी है ही है, 50% से ज्यादा तो होना ही होना चाहिए, प्लस 2/3 होना चाहिए स्पेशल मेजॉरिटी के केस में। फिर उसके बाद में स्पेशल मेजॉरिटी विद द कंसेंट ऑफ स्टेट्स, स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट बाय द सिंपल मेजॉरिटी, मोस्ट ऑफ द फेडरल प्रोविजन अमेंड बाय दिस मेथड। मतलब जब फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड जब ऐसा कोई केसेस बनते हैं या इस तरह का कोई बिल आता है जो कि हमारे इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर को अमेंड करने की कोशिश करता है, तो ऐसे केसेस में हम लोग जो है स्पेशल मेजॉरिटी विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट्स, बट जो स्टेट का कंसेंट है वो सिंपल मेजॉरिटी में होना चाहिए। जैसे 50% ऑफ द स्टेट, मान लो एग्जांपल अगर 28 स्टेट है या 29 स्टेट है तो 50% 14, अगर 15 स्टेट्स ने एग्री कर दिया तो वो बिल पास हो जाएगा, बिल पास हुआ माना जाएगा। बाकी भले ही इन लोगों ने इसको अलाउ नहीं किया हो, 50% अगर स्टेट्स ने इसको हां कर दिया, दैट बिल विल बी कंसिडर्ड एज द बिल पास्ड। फिर उसके बाद में सिंपल मेजॉरिटी का एग्जांपल देख लो। रिसेंटली नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज इंक्रीज 31 से 34। अभी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की स्ट्रेंथ कितनी है? 34। तो ये जो कैसे किया, इसके लिए कोई हाउस में कोई सिंपल मेजॉरिटी होनी चाहिए बस। स्पेशल मेजॉरिटी 1/03, ये जब ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन दिया था 10% बाय 1/03 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तब स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए थी, यानी कि 2/3 ऑफ जितने हाउस में उस दिन प्रेजेंट और वोटिंग हुई थी उसके 2/3 मेंबर्स ने वोटिंग किया था, तब जाके ये पास हुआ था। ठीक है। फिर उसके बाद स्पेशल मेजॉरिटी पार्लियामेंट कंसेंट ऑफ स्टेट, जो कि 10 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। जीएसटी जब पास हुआ था तो स्पेशल मेजॉरिटी यानी कि 2/3, तो वो प्लस जितने स्टेट्स थे उनमें से 50% स्टेट्स ने इसको हां कर दिया था, तब जाके ये बिल पास माना गया था। समझ में आई बात? तो ये सारी चीजें हैं। फिर वेरियस प्रोविजन एंड टाइप्स ऑफ द मेजॉरिटी रिक्वायर्ड। सिंपल मेजॉरिटी में कौन कौन सी चीजें आती हैं? जैसे अगर कोई नया स्टेट बनाना है, जैसे तेलंगाना बना था, आर्टिकल 2 के अंडर बनता है नया स्टेट, न्यू स्टेट फॉर्मेशन आर्टिकल 2 के अंडर बना, तो उसमें सिंपल मेजॉरिटी है, किसी चीज की नहीं चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्टेट्स और देयर बाउंड्रीज और देयर नेम्स, वो भी सिंपल मेजॉरिटी में हो जाएगा। सेकंड शेड्यूल में जैसे जो प्रोविजंस होते हैं, एम्यूलमेंट्स और अलाउंसेस, जो प्रिविलेजेस दिए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, हाई कोर्ट के जजेस को, या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को, या प्रेसिडेंट को, तो ये भी सिंपल मेजॉरिटी से हो जाएगा। सिंपल मेजॉरिटी मतलब जितने लोग हैं हाउस में, अगर सिंपल मेजॉरिटी का मतलब ये होता है कि जितने हाउस में लोग हैं उसमें से अगर 40% 30% लोगों ने भी हाँ कर दिया, दैट विल बी पास्ड। ठीक है। फिर अबॉलिशन एंड क्रिएशन ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट्स, इसको भी जो है वो सिंपल मेजॉरिटी से पास किया जाता है। कोरम इन द पार्लियामेंट, आर्टिकल 100, कोरम इन द पार्लियामेंट का मतलब होता है कि जैसे कोरम है कि भाई 50 से कम लोकसभा में अगर मेंबर होंगे तो हाउस नहीं चलेगा, 25 मेंबर से अगर कम राज्यसभा में होंगे, 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन माना जाता है ना, जितने हाउस होगा उसकी अगर 10% से मेंबर्स कम होंगे तो हाउस को रन नहीं किया जाता। तो लोकसभा में 50 है, राज्यसभा में 25 के आसपास मेंबर चाहिए हाउस को फंक्शन करने के लिए। सैलरी अलाउंसेस हैं जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, वो भी सिंपल मेजॉरिटी से आप अमेंड कर सकते हो। जो हाउस के रूल्स है, रूल्स एंड प्रोसीजर ऑफ द पार्लियामेंट, आर्टिकल 118, उसको भी आप सिंपल मेजॉरिटी से कर सकते हो। यूज ऑफ इंग्लिश इन द पार्लियामेंट, उसको भी आप कर सकते हो। प्रिविलेजेस ऑफ द पार्लियामेंट एंड इट्स मेंबर्स एंड इट्स कमिटीज अंडर आर्टिकल 105, इसको भी आप सिंपल मेजॉरिटी से कर सकते हो। ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज इंडिया की क्या होगी, इसको भी आप जो है वो उससे कर सकते हो। सिटीजनशिप किसको देना है किसको नहीं देना है, सिटीजनशिप से रिलेटेड लॉ, इसको भी आप सिंपल मेजॉरिटी से कर सकते हो। डीलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है, आर्टिकल अभी डीलिमिटेशन होने वाला है। ठीक है। 6 शेड्यूल, जो आसाम, मेघालय, त्रिपुरा को जो स्पेशल प्रोविजंस हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जो स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट के खास करके, उनके लिए, ताकि उनकी डाइवर्सिटी को हम बचा के रखें, उनसे रिलेटेड कुछ लॉस बनाने, वो भी सिंपल। यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड कोई लॉ है वो भी सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाएगा। 5th शेड्यूल, स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू सर्टेन एरियाज, आर्टिकल 224, उसको भी 244, उसको भी आप सिंपल मेजॉरिटी से पास कर सकते हो। स्पेशल मेजॉरिटी से क्या क्या पास करना है? फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और अदर प्रोविजन विच आर नॉट कवर्ड इन द फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है। फंडामेंटल राइट्स को अगर आपको कुछ अमेंड करना है तो आपको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसीज को अगर आपको अमेंड करना है तो आपको जो है स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। अब स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट्स, वो कौन कौन सी चीजों में चाहिए? वो चाहिए इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर, राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा वो किस तरह से होगा, उसको अगर चेंज करना है
तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि वो अकेला पार्लियामेंट तो कर नहीं सकती, उसमें तो राज्यों का भी रोल है, क्योंकि एमएलए भी वोटिंग करते हैं ना राष्ट्रपति के चुनाव में, वो आपको मैं प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में बताऊंगा। तो ऐसे केस में जो है इन लोगों का कंसेंट 50% ऑफ द स्टेट्स प्लस स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, प्लस पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा दोनों आ जाएंगे, प्लस एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, मतलब पावर जुडिक्शन, अगर सेंटर की जुडिक्शन बढ़ानी है पावर की तब भी होगा। फिर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जो पावर्स है आर्टिकल 124 में 214 में, उसको भी 7 शेड्यूल जो डिस्ट्रीब्यूशन है पावर्स का, सेंटर के पास कितने सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट के पास कितने सब्जेक्ट्स हैं, कंकरेंट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स हैं, इन लिस्ट को अगर चेंज करना है तब भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करना पड़ेगा। कौन से प्रोसेस से? स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट्स। तो ये चीजें आती हैं एग्जाम में, डायरेक्टली पूछ सकते हैं। जैसे मान लिया आपसे पूछ लिया कि भैया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर्स और 7th शेड्यूल को अगर चेंज करना है तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेजॉरिटी विल नीड? ऑप्शन ए सिंपल, ऑप्शन बी special majority, option C special majority with the consent of the half of the state, then the answer will be special majority with the ratification of the states। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। नाउ अब कुछ क्रिटिसिज्म भी होगा कि भाई आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन को जब अमेंड करते हैं, इसके कुछ क्रिटिसिज्म है इस प्रोसीजर के, क्या क्या है? स्टेट कैन नॉट इनिशिएट द अमेंडमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। स्टेट्स, इसको एक क्रिटिसिज्म है कि भाई स्टेट्स जो है वो इस तरह के बिल, मैंने आपको बताया था सिर्फ पार्लियामेंट इस तरह के बिल लेके आ सकती है, लोकसभा राज्यसभा सिर्फ पार्लियामेंट इस तरह के बिल लेके आ सकती है, स्टेट असेंबलीज इस तरह के बिल नहीं लेके आ सकती। ठीक है, स्टेट हैव ओनली वे टू प्रपोज द अमेंडमेंट, टू प्रपोज द अमेंड, दैट इज क्रिएट द लेजिस्लेटिव काउंसिल प्लस स्टेट। ठीक है, फिर कॉन्स्टिट्यूट डज नॉट मेंशन द टाइम विद इन द स्टेट लेजिस्लेट रेटिफाई रिजेक्ट द अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह का भी कोई टाइम फ्रेमवर्क भी मेंशन नहीं किया है कि भाई अगर पार्लियामेंट ने कोई बिल, जैसे जीएसटी वाला था कि कोई अगर बिल बना के भेजा है तो कितने टाइम फ्रेम पीरियड में उसको रेटिफाई करेगी, उसको पास करेगी, इस तरह का एक टाइम लिमिट भी होना चाहिए। ठीक है, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो साइलेंट वेदर द स्टेट्स कैन विड्रॉ देयर अप्रूवल वंस गिवन। ठीक है, क्या स्टेट्स एक बार जैसे मान लो जीएसटी के लिए अप्रूवल दे दिया, फिर जो स्टेट्स हैं वो वापस से भी ड्रॉबैक भी कर सकते हैं क्या अपने अप्रूवल को? तो कॉन्स्टिट्यूशन इसके ऊपर भी साइलेंट है, ये भी सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है। मान लीजिए एक बार में कोई जल्दीबाजी में, कई बार कोई ऐसा लॉ है जो जल्दबाजी में किसी गवर्नमेंट ने, हो सकता है सेंटर में भी उनकी गवर्नमेंट हो, स्टेट में भी उनकी गवर्नमेंट हो, तो जल्दीबाजी उन्होंने हाँ कर दिया, फिर कल को कोई दूसरी पार्टी आए और उनको लगे कि ये जो है हमारे स्टेट के लिए ठीक नहीं था, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे मैटर पे साइलेंट है कि भाई वापस ड्रॉ बैक कर सकते हैं अपने डिसीजन को कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देयर इज नो प्रोविजन फॉर द स्पेशल बॉडी, कोई इस तरह की स्पेशल बॉडी नहीं है। फिर उसके बाद द कंसेंट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इज रिक्वायर्ड, नो प्रोविजन ऑफ होल्डिंग ज्वाइंट सिटिंग। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आएगा, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द हाउस इज नॉट पॉसिबल। मतलब ईच हाउस में से लोकसभा हो या राज्यसभा हो, इन दोनों हाउस को अलग अलग पास करना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, तब जाके वो बिल पास माना जाएगा। द वाइड स्कोप ऑफ टेकिंग मैटर्स टू द जुडिशियरी टू द वेग्यू प्रोविजंस। अच्छा, वाइड स्कोप फॉर टेकिंग मैटर्स टू जुडिशियरी ड्यू वेग प्रोविजंस, मतलब जुडिशियरी के पास भी बहुत सारे जो हैं वो इसके, क्योंकि आपको तो मालूम है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है उसको जुडिशियली रिव्यू कर सकती है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन इसके ऊपर भी साइलेंट है कि इस तरह के अमेंडमेंट को वेदर जुडिशियरी रिव्यू कर सकता है कि नहीं, क्योंकि अगर इस तरह के अमेंडमेंट्स को जुडिशियल रिव्यू करे तो ये बड़े एम्बिग्यूअस स्थिति हो जाएगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या आई मीन लॉ मेकर्स के लिए। ठीक है, तो नाउ विल डिस्कस द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। द क्वेश्चन इज A bill amending the constitution requires a prior recommendation of the president of India। अभी मैंने आपको बताया था कि कोई भी बिल को जब अमेंड करते हैं तो पहले प्रेसिडेंट की परमिशन लेते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाले बिल को, जिससे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो रहा हो, उस अगर बिल को लेते हैं तो राष्ट्रपति की एसेंट की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन जहां जहां फर्स्ट है उसको काट दीजिए, ऑटोमेटिकली 2 and 3 विल बी द आंसर। ठीक है, when a constitution amendment bill is presented to the president of India, it is obligatory for the president of India to give her assent। अभी जस्ट मैंने आपको बताया, जब भी constitutional amendment bill आएगा तो it is obligatory for the president of India to give the assent to that bill, right? So the answer will be 2 and the second will be correct। Now the third is
A constitutional amendment bill must be passed by a constitutional amendment bill must be passed by both Lok Sabha and Rajya Sabha by the special majority, and there is no provision of joint sitting. Yes, there is no joint sitting. Joint sitting का तो कोई provision ही नहीं है. ठीक है. So the correct answer will be second and third. और दोनों हाउस से वो स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए. ठीक है. So this was all about this chapter. ठीक है. So thank you so much. Till then, keep watching ATS and keep revising. ठीक है. को कुछ डाउट लगे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइए. अगली क्लास में मैं आपका डाउट सॉल्व करूंगा. ठीक है. थैंक यू सो मच.